नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। अब हर किसी देश के साथ ऐसा नहीं था। देखिए क्या हुआ, 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, खत्म हुआ, समाप्त हुआ, यह समाप्त होता है। अब जैसे ये समाप्त होता है तो अमेरिका के नेतृत्व में जो देश थे उनकी विजय हो जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये विजयी होकर के निकल करके आते हैं। खास करके बेसिकली एक तरीके से मानिए कि यूरोपियन देशों का या पश्चिमी देशों का जो है प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, वो विजयी होकर करके आते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण जितनी भी महाशक्तियां थी, 1945 से पहले जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी, जैसे कि ब्रिटेन को ही ले लीजिए, अंग्रेजों को ही ले लीजिए, अब उनकी शक्ति कम हो चुकी थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में इतने जो लंबा विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक, इतने लंबे समय तक उन्होंने बड़ी संख्या में अपने सैनिक खोए। उस युद्ध के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ा, हथियार खरीदने पड़े, अर्थव्यवस्था डगमगा गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो ऐसे में अब उनके पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो किसी देश को गुलाम बना करके रख सके। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस समय विश्व के अधिकतर देश, जितने भी देश जो गुलाम थे, उपनिवेश थे, वो इन पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा ही बनाए गए थे, जो सो कॉल्ड विकसित राष्ट्र थे। और उनमें भी एक बहुत बड़ी संख्या अंग्रेजों की थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा गुलाम बनाए गए उपनिवेश थे। केवल भारत अकेला ऐसा देश नहीं था जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, बड़ी संख्या में ऐसे देश थे। इसीलिए आप देखोगे कि जब हम आजाद हो जाते हैं तो हमारी आजादी के बाद हम एक संगठन का हिस्सा बनते हैं, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। ये सारे के सारे वो देश थे जो अंग्रेजों की गुलामी में कभी ना कभी रहे और उनसे आजादी प्राप्त की। अब जब आजादी मिलती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बड़ी संख्या में अलग अलग देशों को आजादी मिलती है, ठीक है, तो नए देशों का उदय होता है। अब जब नए देशों का उदय होता है तो सबसे दो तरीके की उनके सामने चुनौतियां थी। पहली चुनौती इनके सामने जो थी वो ये थी कि भैया किस गुट में जाएं। अब आप कहोगे सर गुट का क्या मतलब हुआ? किस गुट का मतलब ये कि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध का दौर था, दो गुट बन चुके थे, सोवियत संघ और अमेरिका का। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, अमेरिका बनाम सोवियत संघ। और दोनों ही गुट सभी नए आजाद देशों को तुरंत बोलते थे हमारे में आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। दूसरा बोलता हमारे साथ मिल जाओ, डराते भी धमकाते भी। तो पहली चुनौती तो यह थी कि भैया किस गुट में जाएं। दूसरी चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो ये थी कि देश की शासन व्यवस्था किस तरीके की हो। हमारे देश की शासन व्यवस्था किस तरीके की हो? क्या हम लोकतंत्र अपनाएं? क्या हम तानाशाही अपनाएं? क्या हम सेना का शासन अपनाएं? यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब सब लोग गुलाम थे तो उन्होंने एक तानाशाही प्रकार के शासन का अनुभव ले लिया था। अब सब लोग आजाद हुए तो आपको लगेगा, आपको हो सकता है ये लगे कि जिस तरीके से भारत ने आजाद होने के बाद लोकतंत्र को अपनाया,
बाकी देश भी लोकतंत्र अपनाते, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, भारत के हिसाब से पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपके दिमाग में भी यही चीज आई होगी कि भैया भारत ने जिस तरीके से लोकतंत्र अपनाया, दूसरे देशों को भी लोकतंत्र अपनाना चाहिए था। लेकिन इस मामले में सभी देशों की राय जो है वो अलग अलग थी, सेम नहीं थे। बहुत सारे विश्व के ऐसे देश थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि यार हमारे देश में अभी लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? उसके कुछ रीजन थे जो बुक में लिखा है। सबसे पहली चीज, जो कई सारे देश, अधिकतर देश, कई सारे नहीं अधिकतर देश जिन्होंने लोकतंत्र नहीं अपनाया, उन्होंने कहा कि भैया राष्ट्रीय एकता जो है ये हमारी पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अब आप कहोगे सर राष्ट्रीय एकता तो हमारी भी पहली प्राथमिकता थी, वो हमारी प्राथमिकता थी तो हमने उसको अपने तरीके से निपटा। देखिए किसी भी काम को करने के हर व्यक्ति के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता हो, वो दिन में बैठ करके पढ़ता हो सकता है दूसरा व्यक्ति रात में बैठ के पढ़ता हो सकता है एक ऐसा भी व्यक्ति हो जो दिन भर काम करता है और फिर पढ़ाई करता है, एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है, बीच में कुछ टाइम मिले तो पढ़ सकता है। तरीका अपना अपना अलग हो सकता है अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। ऐसे ही इन देशों का भी विचारधारा, इनका मत था कि हमें हमारे देश के लिए किस तरीके से करना है। लोकतंत्र के बारे में यह धारणा थी कि यार लोकतंत्र में सभी लोगों को शामिल किया जाता है, और ये दो देश जो लोकतंत्र नहीं अपना रहे थे वो ये कहते थे कि हम हमारे देश में हमारी जनता अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है, अभी तो पैदा हुए हैं, मतलब अभी तो आजाद हुए हैं, ना शिक्षा का स्तर, ना रोजगार का स्तर, ना सोचने समझने की इतनी मैच्योरिटी, ना कोई राजनीतिक अनुभव। तो ऐसे में अगर इन सभी लोगों को हम वोट देने का अधिकार दे दे या सत्ता में भागीदारी करने का अधिकार दे दे तो आपस में ही लड़ मरेंगे। और खास करके ऐसे देश जहां पर अलग अलग समुदाय रहते हो, जहां पर विविधताएं हो, तो उन देशों का मानना यह था कि यार कि हम हमारे देश में अगर लोकतंत्र अपनाएंगे ना तो उससे मतभेद और संघर्ष बढ़ेगा, इसलिए हम लोकतंत्र नहीं अपनाते हैं। कई सारे देशों ने इस कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई। कई सारे रूप थे लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक शासन के। जैसे कुछ देशों ने क्या किया, वहां पर पूरा का पूरा प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में दे दिया, एक ही दल का शासन हो गया कई जगह, और कई जगह सेना ने भूमिका निभाई। तो तीन तरीके की अलोकतांत्रिक प्रणालियां देखने को मिलती हैं। एक उन देशों पर जहां पर एक सेना ने सत्ता संभाली, कुछ ऐसे देश हुए जहां पर केवल एक ही पार्टी वो ही बनाएगी और उसी पार्टी को ही सारा प्रतिनिधित्व दे दिया गया, और कुछ ऐसे देश हुए जहां पर कोई एक व्यक्ति, एक नेता वही पूरे देश का संचालन करने लगा, क्योंकि उनको लगता था कि अभी शक्ति जो है वो केंद्रीकृत होना जरूरी है, सेंट्रलाइज होना जरूरी है। जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा उतना ज्यादा हम तेज गति से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज थी, जितने भी देश जो आजाद हुए वहां की जो जनता थी, वो जनता ये चाहती थी कि उनको अधिकार मिले, राइट्स मिले। लेकिन उन देश के उस समय के जो प्रमुख नेता थे या प्रभावी लोग थे, वो लोग ये चाहते, उनको लगता था कि अगर हम सबको अधिकार देंगे तो देश बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने लोगों से वायदे किए। आजाद होने के बाद और आजाद होने के दौरान अपने पूरी जनता के से वायदा लिया, उनके साथ खूब सारे अच्छे से प्रलोभन उनको दिए, क्योंकि अगर जनता को एक साथ लेकर के नहीं चलते तो उपनिवेशवाद से मुक्ति नहीं पा सकते थे। तो उन लोगों ने अपनी जनता से वायदा किया कि देखो अभी हाल फिलहाल में हम लोकतंत्र नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र लाएं तो देश बिखर जाएगा। लोगों ने ये बात समझी भी कि हाँ यार अभी तो हम खुद ही इतने मैच्योर नहीं, इतने परिपक्व नहीं है कि हम लोकतंत्र को अच्छे तरीके से संभाल सकें। तो इनने बोला कि कुछ समय के लिए हम अपने शासन को एक एकात्मक तरीके से चलाते, एक इस तरीके से चलाते जिसमें सारी शक्ति या तो एक पार्टी के हाथ में होगी या सेना के हाथ में होगी या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी। जैसे ही हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, रोजगार का स्तर बढ़ेगा, लोगों की मैच्योरिटी बढ़ेगी, थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, तो हम लोकतंत्र लाएंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह था कि जितने भी देशों में तानाशाही प्रकार का शासन स्थापित हुआ, सैन्य शासन स्थापित हुआ, उन सभी देशों ने लोकतंत्र को ही अपना अंतिम उद्देश्य मानते हुए वो शासन स्थापित किया था। लोगों को एक तरीके से झुंझुना पकड़ाया, लोगों को एक तरीके से विश्वास दिलाया कि हाँ भैया लोकतंत्र लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, करण अर्जुन भी आएंगे, है ना।
करण अर्जुन तो आ गए थे। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि भैया लोकतंत्र लाएंगे। अब प्रवृत्ति क्या है ये चीज समझिए कि एक बार अगर कहीं पर भी अलोकतांत्रिक शासन जम गया तो उसके बाद उसको वहां से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर कोई तानाशाह अपनी सत्ता पर बैठ गया तो वो अपनी सत्ता जाने थोड़ी देगा, कभी नहीं जाने देगा। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि देसी रियासतों के जो नवाब, राजा, महाराजा, रानियां, महारानियां थी, वो खुश थोड़ी थे भारत में विलय के लेकर के। अधिकतर लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे क्योंकि उनके पास सत्ता बनी रहती, पावर बनी रहती, और वो बाकी लोगों को अपने बराबर का नहीं समझते थे। ऐसे ही जब एक बार अलोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया, मान लीजिए तानाशाही शासन स्थापित हो गया, तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति विकसित हो जाती है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, हम हैं, बाकी पानी कम है। और बाकी लोगों को वो एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते कि यार ये तो ऐसे ही है, गुलाम है, नौकर चाकर है, ये मेरे इक्वल थोड़ी है। तो वो अपना सत्ता छोड़ने का नाम नहीं लेते, फिर वो अपनी ही जनता का शोषण करने लग जाते हैं। और यही चीज हुई बहुत सारे देशों में जिन्होंने इस तरीके की चीजें अपनाई, और इन सभी देशों को बोला जाता है तृतीय विश्व के देश। तृतीय विश्व के देश, तीसरा विश्व इसको बोला जाता है, तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया इसलिए कहा जाता है, दो जो दुनिया थी, पहली दुनिया तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी राष्ट्र, दूसरी दुनिया सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी राष्ट्र या उसके खेमे के राष्ट्र, और तीसरी दुनिया जो नए नए पैदा हुए थे, नए नए बच्चे अभी अभी बाहर निकले थे आजाद होकर के देश। और इन सभी देशों में कुछ चीजें एक समान थी। सबसे पहली तो सारे पहले गुलाम रहे थे, है ना। समानता क्या थी कि ये गुलाम रहे थे, और अब जो गुलामी के बाद आजादी मिली तो इनमें गरीबी बहुत ज्यादा थी। सबसे ज्यादा गरीबी यहां पर थी। गरीबी के साथ साथ अशिक्षा, शिक्षा भी यहां पर नहीं थी। इसके साथ साथ बेरोजगारी इन सब में थी। तो ये बहुत सारी समस्याएं इनमें एक जैसी थी, इसलिए इनको तीसरे विश्व के देश कहा जाता है। और अधिकतर तीसरे विश्व के देश जो आजाद हुए, आजाद होने के बाद से आज तक संघर्ष करते नजर आते हैं अपनी शासन व्यवस्था को लेकर के। केवल उनमें से कुछ गिने चुने देश, और उन गिने चुने देशों में भी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर किसी ने सेट किया तो वो भारत है। आजादी के बाद से लेकर के आज तक लोकतांत्रिक बना हुआ है। केवल एक बार 2 साल के लिए हमारे लोकतंत्र को खतरा हुआ था 1975 में। उसके बाद उस अपवाद को अगर हटा दे तो भारत में इस तरीके की कोई अस्थिरता नहीं आई है। लेकिन ये जितने भी देश हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके की शासन प्रणालियों का अनुभव कर लिया आजादी के बाद से लेकर के अब तक। कभी इन्होंने लोकतंत्र अपनाया तो वहां पर सेना का शासन हो गया, सेना का शासन समाप्त किया तो फिर लोकतंत्र आया, तो फिर किसी और तानाशाह का शासन हो गया। और इसका सबसे बड़ा क्लियर कट एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जब मोहम्मद अली जिन्ना जब थे तो लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। जिन्ना की मृत्यु के बाद पाकिस्तान की जो सेना जो थी उसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी। सेना ने तख्ता पलट करते हुए सत्ता का भी अपने हाथ में ले ली। फिर ऐसे 1970 के दशक में सेना का शासन खत्म हुआ और भुट्टो वहां पर प्रमुख बने, प्रधानमंत्री बने। फिर उन्हीं प्रधानमंत्री को, भुट्टो को ही मार गिराया गया, उनको फांसी की सजा दे दी गई। फिर से सेना का शासन हो गया। ऐसे ही फिर कुछ समय के बाद लोकतंत्र आया, फिर से सेना का शासन हो गया। मुशर्रफ ने काफी लंबे समय तक शासन किया। फिर मुशर्रफ हटे तो उसके बाद उनकी लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतंत्र स्थापित हुआ। वो आजकल ऐसा है कि कभी सरकार आती है, कभी गिर जाती है, पता ही नहीं चलता। तो यानी कि ये सारे के सारे देश जो हैं वो आज तक अस्थिरता से गुजरते रहे हैं, स्टेबल नहीं रहे, अनस्टेबल नहीं रहे। लेकिन भारत जो है आजादी के बाद से लेकर के आज तक जो स्थिर रहा, स्टेबल रहा, उसके पीछे का रीजन जो है वो भारत में प्रारंभ के समय में जो एक दल का प्रभुत्व रहा, कहीं ना कहीं उसके पीछे का मुख्य कारण वही रहा था। यानी कि कांग्रेस पार्टी, खास करके जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व, जिसके कारण आजादी के बाद से ही भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगातार तेज गति से विकसित होती हुई चली। भारत की परिस्थितियां इन सभी देशों से जैसी ही थी आजादी के टाइम, लेकिन हम, भारत तो भारत है, हम हटके करते हैं सब कुछ। एक जैसा वैसा काम नहीं करेंगे जैसा सब कर, थोड़ा हटके भी करना चाहिए। तो भारत हटके करने वालों में से है। जैसे बाकी देशों का सबका संविधान हमने पढ़ा, लेकिन पढ़ करके हमने क्या किया, किसी एक का संविधान नहीं लिया,
सबका पढ़ करके सबकी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के अपना बना लिया। तो ऐसे ही में हमने यहां पर भी एक कठिन रास्ता चुना, एक हमारी डगर जो है वो कठिन थी। हमने कहा कि हम लोकतंत्र चलाएंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है हम अपनाएंगे। और लोकतंत्र चुनने के पीछे का सबसे प्रमुख कारण जो था वो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, जो इसके आदर्श थे वो थे। अब स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श क्या थे समझिए। सबसे पहले तो स्वतंत्रता संघर्ष में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमने तानाशाही वाले शासन का एक क्रूरतम रूप देखा। क्रूरतम रूप कैसे? भारतीयों के पास कोई अधिकार नहीं थे, नौकरियों में भेदभाव किया जाता था, शिक्षा में भेदभाव किया जाता था, वोटिंग का अधिकार नहीं था, अपनी शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, आप स्वतंत्र होकर के अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते, अंग्रेज लोग आपको दबा देते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाते, आपको मार डालते थे, पता भी नहीं चलता था कि पूरे गांव के गांव को कब उड़ा दिया। तो उस क्रूरतम स्वरूप को हमने देख लिया था। तो तभी से ही ये चीज तो डिसाइड हो गई थी कि भाई हम कोई ऐसा शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था तो नहीं अपनाएंगे ऐसी जिसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक सेना के पास या किसी एक पार्टी के पास सारी शक्ति आ जाए। हम सभी लोगों को भागीदारी देंगे, सभी लोगों के पास अधिकार होंगे, सब लोग भागीदार होंगे, तभी असली जो उनकी मानवीयता की अनुभूति है वो होगी, असली लोकतंत्र की अनुभूति होगी। और जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था ना, इस स्वतंत्रता संघर्ष में भारत की विविधता का बहुत ज्यादा रोल था। ये ध्यान रखना, हमारी जो विविधता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, इसका जो है ना महत्वपूर्ण रोल था। महत्व क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ किसी एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म ने तो लड़ाई लड़ी नहीं। अगर ऐसा होता तो हम आज तक स्वतंत्र नहीं हो पाते। उस समय के हमारे सारे जो प्रमुख बड़े बड़े नेता थे उनको इस चीज का ज्ञान था, आभास था कि अंग्रेजों को अगर देश से बाहर निकालना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। 1857 की क्रांति से मिला हुआ सबक था ये, क्योंकि 1857 की क्रांति जो विफल हुई थी उसके पीछे का कारण था फूट डालो शासन करो की राजनीति। सब पूरे भारतीयों का एकजुट ना रह पाना। तो इस बार जब दूसरी बार जब हम अंग्रेजों के खिलाफ एक बार सशक्त तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि एक झटका ऐसा देंगे जिसमें अंग्रेज लोग हिल जाएं, भारत से भाग जाएं, तो वो झटका इतना भयंकर तब हो सकता था जब पूरे भारत के सभी समुदाय उसमें शामिल हो। और उस समय भारत बहुत सारी कुरीतियों से जूझ रहा था। केवल अंग्रेजों का शासन ही ऐसा नहीं था जिसने भारत की दुर्गति कर रखी थी। आजादी से पहले भारत के अंदर कई सारी विसंगतियां मौजूद थी, और उन विसंगतियों में सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो एक प्रथा थी जिसको हम बोलते हैं जाति प्रथा। धर्म के आधार पर बंटवारा। 1909 के बाद से भारत में धार्मिक पहचानें भी अलग होने लगी, अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की राजनीति के तहत। जाति प्रथा भारत में बड़ी कठोर हो रखी थी उस समय, तब कठोर थी। एक विशेष जाति में आप पैदा हो गए तो आप उसी विशेष जाति का काम कर सकते थे, कुछ और नहीं। मान लीजिए आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए तो आपके सामने दो ही विकल्प होते थे कि या तो धार्मिक अनुष्ठान, पुजारी, उसका काम आप करें, पूजा पाठ का काम करें, या फिर आप शिक्षा देने के काम करें, किसी को पढ़ाएं, एजुकेट करें। आपके पास ये पावर नहीं थी कि आप उस टाइम फुटबॉलर बनना चाहें, फुटबॉलर बन जाएं। आप पैदा हो गए ब्राह्मण परिवार में, लेकिन आप चाहते कि मैं एक सुपर डांसर बनूं, सिंगर बनूं। इस तरीके की आजादियां नहीं थी, क्योंकि कामों का बंटवारा जातियों के हिसाब से हो रखा था। आप अगर किसी कुम्हार के परिवार में पैदा हो गए तो आपको पूरी जिंदगी घड़े ही बनाते रह जाना पड़ता। आप चाहकर भी, अगर आप चाहते ना कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं योद्धा बनना चाहता हूं, इस तरीके की सिचुएशन कुछ विरले लोगों को ही ऐसा मौका मिल पाता था, सबको नहीं। और इन सब में भी सबसे ज्यादा समुदाय जो उपेक्षित था वो थी महिलाएं। महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा दोयम दर्जे का वो था। तो जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, स्वतंत्रता संघर्ष किया, तो उस समय नेताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने सभी समुदायों का आह्वान किया, सभी समुदायों से बातचीत की, उनको विश्वास दिलाया कि जब हम आजाद होंगे तो इस समय जो समस्याओं को आप झेल रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी हो, उनकी तानाशाही हो, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो धर्म के आधार पर भेदभाव हो, चाहे वो भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो, चाहे वो लिंग के आधार पर भेदभाव हो,
इन सभी कुरीतियों को हम समाप्त करेंगे और हम आप सबको अधिकार देंगे। ये समाप्ति कैसे हो सकती थी? जब सबको बराबर अधिकार मिले, राइट टू इक्वेलिटी मिले, सबको शासन में भागीदारी मिले, तो उसी समय से यह निर्धारित हो गया था कि हम लोकतंत्र अपनाएंगे, क्योंकि सबको बराबर अधिकारी शासन, बराबर अधिकार, शासन में भागीदारी तो लोकतंत्र में ही मिल सकता है। लोकतंत्र के अलावा कोई शासन प्रणाली ऐसी नहीं है जो सभी लोगों को सत्ता में समान भागीदारी दे या सभी लोगों को समान हक, समान अधिकार दे। तो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के जो मूल्य थे, उन्होंने यह निर्धारित किया कि हां भाई, हम यहां पर लोकतंत्र लाना चाहेंगे। उस समय बहुत सारे देश जो है लोकतंत्र का मतलब राजनीति समझते थे, राजनीति का मतलब लोकतंत्र समझते थे। उनको लगता था कि यार राजनीति जो है ना वो एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि कई सारे देशों में इस तरीके की चीजें हो रही थी कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए खींचतान, कैसे लोग, कैसे पार्टियों के लोग, प्रमुख नेता अपने ही नेता के खिलाफ हो जाते थे, षड्यंत्र के द्वारा मरवा देते थे, सरकारें गिर जाती थी, कई सारी चीजें थी। तो लोगों को, कई सारे देश जो आजाद हुए उस समय उनको लगता था कि राजनीति एक समस्या है। लेकिन उन्हीं के मुकाबले दूसरी तरफ भारत का दृष्टिकोण एक अलग दृष्टिकोण था। भारत ने कहा कि राजनीति एक समस्या नहीं, बल्कि ये तो समाधान है, ये तो उपाय है, ये तो समस्या के समाधान का उपाय है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हम सबको अधिकार दे सकते हैं और इसके लिए हमें लोकतंत्र लाना पड़ेगा। इसलिए हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को चुना, डेमोक्रेसी को चुना। अब यहां से ही एक सवाल बन जाएगा, हमने केवल एक ही पेज, एक ही पैराग्राफ पढ़ा इस चैप्टर का, लेकिन सवाल यहां से बन जाएगा। सवाल यह रहेगा कि आजाद की दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में विभिन्न देशों का या नए देशों का निर्माण हुआ या नए देश उदय हुए। एक जैसी परिस्थितियों का सामना करके आजाद होने के बावजूद आजादी के बाद उनकी शासन व्यवस्थाओं में अलगाव देखने को मिलता है। इसके पीछे के कारणों की तर्क सहित विवेचना कीजिए या कारण सहित व्याख्या कीजिए। यह सवाल दे दिया जाएगा। एक और सवाल दे सकते हैं कि भारत के समान ही दूसरे विश्व के युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए और उनकी परिस्थितियां भी लगभग एक जैसी, एक समान परिस्थितियां थी। उसके बावजूद तब से लेकर के वर्तमान समय तक भारत जहां एक महाशक्ति की बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है, वहीं तीसरी दुनिया के अन्य देश अभी भी अपने आंतरिक संघर्षों में उलझे दिखाई देते हैं। टिप्पणी करें, आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे बन सकते हैं। केवल पहले ही उस पर हम बात कर रहे हैं, इतने से ही। और अब इसका आंसर कौन लिखेगा? लोकतंत्र आया क्यों नहीं आया? इसका सिंपल सा एक उदाहरण, यही एग्जाम्पल इसमें जो आपको देना वो यही देना है कि उन्होंने किस तरीके की शासन व्यवस्था अपनाई। उस शासन व्यवस्था के अपनाने के ऊपर निर्भर किया था वो देश कैसे चलेगा। कुछ देशों ने लोकतंत्र अपनाया, कुछ ने नहीं अपनाया। हमने अपनाया तो हमारा वाला सक्सेसफुल क्यों हुआ? कई देश जिन्होंने लोकतंत्र अपनाया वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ये भी आपको बताना है। कुछ देशों ने लोकतंत्र नहीं अपनाया, वो भी आपको बताना है। ठीक है, और ये सारे वही बता पाएंगे जो क्लास में जिंदा थे, जीवित थे। अगर क्लास में जिंदा नहीं थे, जीवित नहीं थे, तो वो लोग थोड़े से साइड में हो जाएंगे, उनको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्लास में जिंदा रहना बहुत जरूर है, जीवित करना जो है वो, जीवित रहना जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बुक कह रही है कि पिछले साल आपने पढ़ा था कि हमारा संविधान कैसे बना। ये बेसिकली क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है तो ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की बात कर रही है। आपने 11th क्लास की एक एनसीईआरटी देखी है ना, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। पॉलिटी का एक बहुत अच्छे तरीके से जिस्ट उसके अंदर दिया गया है भारत के संविधान का। तो ये उसका रेफरेंस ले रही है, मान करके चल रही है कि आप अभी 12th क्लास के बच्चे हैं, अभी आप पिछले साल 11th से पास करके 12th में आ गए। और मैं भी आप सबको यही समझ करके पढ़ा रहा हूं कि आपने आज ही पहली बार ये क्लास शुरू की है, पहली बार आप ये विषय समझना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। और इन्होंने कहा कि आपको याद होगा, तो आपको याद तो होगा ही, संविधान हमारा जो बन करके तैयार हो गया था जब हमने अपनाया 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो वहां पर शासन चला रही थी। ठीक है, संविधान ने कई सारे नियम बनाए, कायदे कानून बनाए, हर तरीके की चीजें उसमें निर्धारित कर दी गई थी कि भारत में किस तरीके की शासन व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, किस तरीके का शक्तियों का बंटवारा होगा, लोगों के अधिकार क्या होंगे। और उसमें स्पष्ट कर दिया था कि देश का शासन एक लोकतांत्रिक सरकार चलाएगी।
एक चुनी हुई सरकार जो है वो चलाएगी। अब जैसे ही संविधान बना ना, संविधान इतना बेहतरीन लगा सबको, करे वाह क्या बात है, कितनी सारी चीजें, इतनी बढ़िया चीजें। और उस समय तक देश में इलेक्शन हुए नहीं थे, उससे पहले अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही संविधान लागू होता है तो सबको लगने लगता है कि यार कुछ ही महीनों में अब तो लोकतंत्र जो है ना भारत में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएंगे, चुनाव भी हो जाएंगे, चुनी हुई सरकार आएगी, नई सरकार आएगी। और सबको लगता था कि 1950 में ही सरकार बन जाएगी, और कोशिश भी यही की गई पहले, सबसे पहले कि भाई 1950 में ही इलेक्शन करा लिए जाए। अब मुद्दा यह था कि इलेक्शन करवाने के लिए आप कैसे कराओगे, क्योंकि उस समय कई सारे देशों में ऐसी सरकारें बनी थी जिन्होंने इलेक्शन तो करवाए, लेकिन वो स्वतंत्र इलेक्शन नहीं थे, फेयर इलेक्शन नहीं थे, हस्तक्षेप होता था, लोगों को बराबर वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता था। उसका कारण यह था कि जो इलेक्शन कराने वाली जो संस्था थी वो निष्पक्ष नहीं होती थी उन देशों में, या तो सरकार का उस पर प्रभाव होता था या किसी खास विशेष व्यक्ति का उसके ऊपर प्रभाव होता था। तो सबसे पहले तो भारत में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्थान के निर्माण की आवश्यकता थी, इसलिए निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो किया गया 1950 में। जनवरी 1950 में भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। यह पहली शुरुआत थी भारत में लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। और निर्वाचन आयोग पहला किस लिए था, इसके कारण समझिए। जब भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, उस समय के निर्वाचन आयोग और आज के निर्वाचन आयोग में कुछ बुनियादी अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, जब मूल रूप से निर्वाचन आयोग बना था तो उस समय निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य होता था, एक ही निकाय, एक ही व्यक्ति होते थे, जो निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते थे वही होते थे, इनके अलावा कोई और नहीं होता था। वर्तमान में आप देखते हो कि भारत के निर्वाचन आयोग में 3 लोग देखने को मिलते हैं, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, तो चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी आज के मुकाबले, तो और पहली बार हम प्रयोग कर रहे थे, तो पहली बार में एक सदस्यीय निकाय बनाया। अब यह सुनिश्चित कैसे हो कि भारत में जो चुनाव होने वाले हैं वो निष्पक्ष होंगे, उसके लिए चुनाव आयोग को कुछ शक्तियां दी गई, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई, कुछ पावर्स दी गई, और इसको एक निष्पक्ष संस्था के रूप में बनाया जो कि सरकार के दबाव से हट करके फिर काम करेगी। निर्वाचन आयोग का गठन हो गया। अब जैसे ही निर्वाचन आयोग का गठन होता है तो सबसे पहले चुनाव आयुक्त बनते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुकुमार सेन ये बनते हैं। इसको भी याद कर लीजिए, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ जाता है, आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। कई सारे अंकल टाइप के लोग जो बस में या ट्रेन में आपसे मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, वो आपके ज्ञान की परख करना शुरू कर देते हैं। जब आप उनसे वार्तालाप करते हैं या आप नहीं भी करना चाहते, वो आपसे वार्तालाप कर लेने लग जाएंगे अपने आप ही, अगर आप उनके बगल की सीट पर या कहीं पर उनके कोच में बैठे हैं तो। और फिर वो आपसे पूछेंगे, हाँ बेटा क्या करते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम बताओगे यूपीएससी की तैयारी कर, अच्छा तो बताओ भारत के पहले, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये नहीं, आपसे अनुमति नहीं ली जाएगी कि मेरे को मैं क्या आपसे कुछ सवाल पूछ लूं, नहीं, वो वहां पर एग्जाम, वो उस समय यूपीएससी के चेयरमैन बन जाते हैं उसी जगह पर, एसएससी के हेड, यूपीएससी के हेड बन करके सवाल पूछेंगे, वो कौन व्यक्ति था जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी रहा और भारत का राष्ट्रपति भी बना। इस तरीके के सवाल निकाल करके लाएंगे या ऐसे पूछ लेंगे। तो आपको ये कुछ फैक्चुअल चीजें याद रखनी है, थोड़ा आपका ओरा बनाने के लिए भी। कहते हैं ना टोरा झाड़ना, हरियाणा में बोला जाता है कि हाँ भाई रोब झाड़ना, हवाबाजी करना, या कई फैक्चुअल टाइप के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरीके के सवाल पूछ ले जाते हैं। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन वो बने। ये पिक्चर आप देख लीजिए यहां पर। अब चुनाव आयोग बन गया, सुकुमार सेन को चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। तो ये उम्मीद की जाने लगी कि 1950 में ही इलेक्शन हो सकते हैं, कहीं कभी भी किसी भी समय इलेक्शन हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए 1950 के समय तक हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, आसान नहीं था,
क्योंकि विभाजन के बाद की त्रासदी अभी भी चली आ रही थी। बड़ी संख्या में यह चुनौती मौजूद थी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे विस्थापित होकर के, उनको सही तरीके से कैसे यहां पर समुचित अधिकारों के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी कैंपों में रह रहे थे। कैंप के अंदर स्थायी तौर पर सही तरीके से निवास नहीं हो पाया था। अभी भी कश्मीर वाला मुद्दा चल रहा था। धोखा खा चुके थे हम अमेरिका और ब्रिटेन से जम्मू कश्मीर के मामले में। पाकिस्तान उसके ऊपर एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर कब्जा जमाए हुए बैठा हुआ था। तो समस्याएं बहुत थी। उन सभी समस्याओं के बीच इलेक्शन को लेकर के भी हमारे नेताओं में जो है वो बहुत ज्यादा उत्साह भी था। और निर्वाचन आयोग जब बनाया गया तो ये उम्मीद की गई कि भाई इलेक्शन हो जाएंगे 1950 में ही। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन तो निर्वाचन आयोग को कराना था, नेताओं को नहीं कराना था। इलेक्शन आयोग तो कंडीशन देखेगा भारत की कि भैया चीजें हो सकती हैं कि नहीं, अभी समय लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो निर्वाचन आयोग ने यह पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है, क्योंकि उस समय भारत जो है पहली बार इस लोकतंत्र के प्रयोग को करने जा रहा था। इससे पहले भारत में इस तरीके का लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ कि सभी लोगों को हिस्सेदारी दी गई हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया हो। सुकुमार सेन बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार किस्म के व्यक्ति थे। इन्होंने इस चीज को अच्छे से भांप लिया कि भाई अभी वर्तमान में एक झटके में हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। इलेक्शन कराने के लिए हमें समय चाहिए, क्रियाविधियां अपनानी होंगी। और उस समय की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो भी उस समय कई सारी समस्याओं से जूझ रही थी, तो उनको भी पता था कि वर्तमान समय में इलेक्शन अगर होता है तो हम बहुत सारी समस्याओं से ऑलरेडी घिरे हुए हैं, उसको नहीं उबर पाएंगे। अब चुनाव कराने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी थी वो ये डिसाइड करना था कि कौन से इलाके से कौन सी सीट आएगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भारत में कहीं पर भी कोई जाकर के गांव में या जिले में खड़ा हो गया कि इस जिले से एक सीट, इस गांव से एक सीट ना। उसके लिए तो निर्वाचन क्षेत्र बनाने पड़ेंगे। निर्वाचन क्षेत्र का नाम तो आप समझते होंगे ना, जानते होंगे, जहां से आपके राज्य में मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो आपके राज्य के लिए कुछ सीटें निर्धारित होती हैं। मान लेते हैं आप एबीसी नाम के किसी राज्य में, उसके लिए लोकसभा की 10 सीटें हैं, तो आपके राज्य को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। मान लीजिए आपका राज्य है तो इसमें आपको 10 क्षेत्रों में बांटा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है कि आपको बांट दिया जाए। या इसको किस तरीके से कर लेंगे, हटा लें। मान लेते हैं कि आपकी 9 सीटें हैं और वो 9 सीटों को फिर बांटा जाएगा। किस हिसाब पर बांटा जाएगा कि जनसंख्या जो है हर सीट के लिए इक्वल हो जाए। किसी एक सीट पर ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा जनसंख्या हो गई और कुछ ही एक सीट पर जनसंख्या ही नहीं है। तो राज्य का में निर्वाचन क्षेत्र बनाने जरूरी थे। अब निर्वाचन क्षेत्र कौन बनाएगा? क्या यह काम निर्वाचन आयोग का है कि परिसीमन करे, निर्वाचन क्षेत्र बनाए? नहीं, इसके लिए इसका काम करने की जिम्मेदारी होती है परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। भारत में जो परिसीमन आयोग है वो संसद के एक्ट से बनाया जाता है। अभी तक 4 बार पूर्णकालिक और 1 बार अंशकालिक या अल्पकालिक परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं। अल्पकालिक अभी अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के पुनर्सीमांकन के लिए बनाया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके लिए। और जो अंतिम पूर्णकालिक बनाया गया था वो 2002 में गया था। पहली बार बना 1950 के दशक में। संसद के एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन वो बना। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हर राज्य में कि भैया कौन सा वोटर कहां, कौन से निर्वाचन क्षेत्र में है, कहां पर वोटिंग होगी। अब ये प्रक्रिया आसान तो थी नहीं, सरल तो थी नहीं। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, कंप्यूटर में दबाओ, लिस्ट देखो हो जाएगा। भाई उस समय ना तो कंप्यूटर था, ना ही किसी तरीके की लिस्ट थी। हम तो एकदम नए नए आजाद होकर के निकले थे। आप कंप्यूटर और ये छोड़िए, बिजली नहीं थी। आप बिजली छोड़िए, खाने के लिए कुछ चीजें नहीं थी, कुछ भी। लालटेन लेकर के चलते थे, रोशनी के लिए लालटेन जलाई जाती थी। पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, जो चौकीदारी करते हैं या काका
टाइप के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो गांव में निकलते हैं घूमते घूमते, और फिर ढूंढते ढूंढते देखते हैं रास्ते में कोई चल रहा है, अरे श्याम बेटा क्या ये तुम हो? और फिर लालटेन की लाइट तेज करके देखते थे, और फिर सामने देखते थे कि श्याम नहीं, वो तो कोई डाकू रावण सिंह था, चाकू लेकर के खड़ा है, मारने के लिए, लूटने के लिए आया है। तो उस तरीके की चीजें नहीं होती थी, उस तरह में बेसिकली इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ये पहचान करना, निर्वाचन क्षेत्र बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। तो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए, परिसीमन आयोग का काम आया। अब निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, लेकिन वहां पर वोट कौन डालेगा इसका निर्धारण करना भी जरूरी था। वोटर भी तो पता करने थे ना ये कौन। भारत के संविधान ने वोट देने का अधिकार, आप देखोगे, सबको वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया कि जो भी वयस्क होगा उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो उस समय मतदाता सूची ये बनाना भी आवश्यक था। पहली बार मतदाता सूची जो है उस समय तैयार करने, और मतदाता सूची तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। एक तो इंटरेस्टिंग सी फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं बताता हूं कि ये मतदाता सूची में जो वयस्क नागरिक हैं भारत के, ये वयस्क व्यक्तियों की बजाय वयस्क नागरिक लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और उस समय वयस्क व्यक्ति का मतलब, नागरिक का मतलब 21 वर्ष के व्यक्ति थे। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप वोट डाल सकते थे। तो मूल संविधान में वोटिंग की उम्र जो है वो 21 वर्ष थी, ना कि 18 वर्ष। अब ये होमवर्क है मेरे सारे प्यारे दोस्तों को, जितने भी यहां पर लाइव बने हुए हैं, वो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताएंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हमारे वोटिंग की जो उम्र है उसको घटा करके, कम करके 18 वर्ष की गई। सारे के सारे दोस्त जो हैं वो यहां पर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं आप लोग बताएं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, 1989 में ऐसा हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। चलो वो तो बहरहाल बाद की बात है, अभी हम वर्तमान की चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा टास्क था, और इसमें आप देखना बड़ी गफलत क्या हुई ये समझना। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगना। अब पूरे भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता से, निर्वाचन आयोग ने कई सारे अधिकारियों, कई सारे लोगों की सहायता से मतदाता सूची बना ली। अब देखिए भारत की मतदाता सूची कितनी गजब किस्म की मतदाता सूची बनी, आपको मजा आएगा जान करके, पता चलेगी। जब आपको ये चीज पता चलेगी आपको लगेगा अरे वाह ये क्या चीज थी, ये किस तरीके की चीज थी। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। 40 लाख महिलाएं, उनके नाम नहीं थे। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, क्या महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का? आप तो कहते हो कि हमारे संविधान ने आजादी के समय से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, और उसके बाद आप कह रहे हो कि 40 लाख महिलाओं के नाम नहीं थे वोटिंग लिस्ट में। यह किस तरीके से था? तो इसको समझिए। आजादी से पहले ही पूरे भारत, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को समान दर्जे का नहीं समझा जाता था, उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझने की आदत चलती आई थी। पहले विश्व युद्ध के अंदर जब महिलाओं ने सशक्त भूमिका निभाई, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी जवान लोग थे, जो पुरुष थे, वो सब युद्ध में चले गए, मारे गए, घायल हुए। तो सरकारों को, राज्य को, देश को जरूरत पड़ी, तो जितने भी लायक पुरुष थे उन सबको पकड़ करके बोला कि चलो आओ देश की सेना में आओ, सेवा करो। तो सारे के सारे पुरुष उधर लिप्त हो गए। उस समय जनसंख्या कम थी, ये मानिए, समझिएगा। तो ऐसे में काम धंधे कौन चलाए, उद्योग कौन चलाए, स्कूल कौन चलाए, कॉलेज कौन चलाए, हॉस्पिटल कौन चलाए, वो भी बहुत जरूरी थे। तो ये जिम्मा महिलाओं ने उठाया, आगे बढ़ करके, फ्रंट रनर बन करके, और पुरुषों से बेहतर काम करके दिखाया। उसके बाद पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया को इस चीज के बारे में पता चला कि महिलाओं में भी उतनी ही क्षमता है जितनी पुरुषों में है, बल्कि कुछ मामलों में महिलाओं की क्षमता पुरुषों से भी ज्यादा है। और इस बात का ज्ञान, आभास महिलाओं को भी पहली बार तभी हुआ। और महिलाओं ने जैसे आभास हुआ, तो महिलाओं को अगर उस समय ये आभास हुआ तो उन्होंने हक के लिए बात उठाई और उन्होंने आंदोलन चलाया। उसका नाम था सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज आंदोलन मतलब वोट देने का अधिकार। उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो ये सो कॉल्ड सुपर पावर है ना, ब्रिटेन, अमेरिका, 1920 के दशक में
महिलाओं के आंदोलनों के बाद फिर जाकर के इन्होंने वोटिंग का अधिकार दिया था महिलाओं को, और वो भी सभी को नहीं, धीरे धीरे जाकर के हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, मताधिकार धीरे धीरे मिला। इवन 1960 के दशक तक तो अमेरिका में जो अश्वेत लोग थे उनका बहुत बुरा हाल था, और खास करके महिलाओं का। भारत इन सब चीजों से सबक ले चुका था पहले से ही, तो भारत ने महिलाओं के लिए इक्वल राइट तो दिए ही, साथ ही वोटिंग के अंदर भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया, बराबर अधिकार दिए, सबको बराबर वोट देने का अधिकार। अब आप कहोगे सर जब वोट देने का अधिकार बराबर, तो ये 40 लाख महिलाएं कहां गई? तो ये उस समय महिलाओं के साथ होने वाले वास्तविक भेदभाव, दोयम दर्जे के व्यवहार को दिखाता है। आजादी के समय का भारत कोई बहुत ज्यादा शिक्षित भारत नहीं था, बहुत ज्यादा परिपक्व भारत नहीं था। और आप देखिए ये लाइन देखिए, इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी फलां की बीवी के नाम से दर्ज किया गया। अल्लाह की बेटी फलां की बहू, मतलब उनकी खुद की आइडेंटिटी दी ही नहीं जाती थी। जब वो वोटर मतदाता सूची बनाने के लिए इनके पास गए, लोग परिवार के पास गए, उनको बुलाया, तो नाम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने अपना नाम लिखा है राजकुमार, 30 साल का है। फिर उससे पूछा परिवार में कौन कौन है, तो उसने अपने बोला कि एक पत्नी है मेरी और एक मेरी बहन है, ठीक है। तो बोले पत्नी का क्या नाम है? तो पत्नी का नाम ना लिखा करके उसमें बोला राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बीवी। उस औरत का नाम मतदाता सूची में यह लिखा गया कि राजकुमार की बीवी, उस औरत का नाम नहीं लिखा गया, राजकुमार की बीवी। उसकी बहन का नाम क्या लिखा गया? राजकुमार की बहन। यानी कि वो जो पहचान थी वो पुरुष की पहचान थी, पुरुषवादी पहचान के आधार पर महिलाओं का नाम लिखा गया। और मतदाता सूची में 40 लाख महिलाओं का नाम इस तरीके से रहा, फलाना की बेटी, फलाना की बीवी, है ना, फूलचंद की बहू, मूलचंद की बहू, रमेश की बहू, रहीम की बहू, सकीब की बेटी, इस तरीके से नाम। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि तत्कालीन समय में महिलाओं की आइडेंटिटी का कितना बड़ा संकट था, उनकी पहचान का कितना संकट था, और उनको किस तरीके का स्टेटस दिया जाता था। अब ये लिस्ट बनी, मजाक भी बना, गुस्सा भी आया, निर्वाचन आयोग के पास ये लिस्ट पहुंची। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर इसको मानने से इनकार कर दिया। सुकुमार सेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस समय, उन्होंने मना कर दिया। क्या यार फालतू की, क्या फालतू लिस्ट बना करके लेकर गए हो? क्योंकि जो लिस्ट बनाने का काम दिया गया था वो तो पढ़े लिखे लोग थे, वो तो समझदार लोग थे। इन्होंने कहा कि तुमने ये क्या लिस्ट बनाई है, ऐसी प्रविष्टि, अल्लाह की बेटी फलां की बहू, हम कैसे वोट देने में पहचानेंगे? पता चल रहा है कि वोट देने के लिए इलेक्शन के टाइम वहां पर लाइन लगी है और उसमें नाम लिखा है बोला जा रहा है राजकुमार की बहू आए। अब किसको पता राजकुमार की बहू कौन है, क्या आइडेंटिटी है? हो सकता है कि राजकुमार खुद ही दोबारा घूंघट वूंघट निकाल करके कपड़े वपड़े पूरे पहन करके आ जाए कि लो साक्षी में राजकुमार की बहू, किसको पता? एक तो धांधली की समस्या तो थी, दूसरी इक्वेलिटी की बड़ी समस्या थी, आजादी की बहुत बड़ी समस्या थी, बराबरी अधिकार की बहुत समस्या, महिलाओं की आजादी, महिलाओं के बराबर अधिकार, उनकी पहचान के अधिकार की बहुत बड़ी समस्या थी। निर्वाचन आयोग के इस फैसले ने महिलाओं की पहचान के लिए एक सही दिशा में एक कदम वो दिखाया, सही रास्ता दिखाया। सोचिए, राइट टू इक्वेलिटी, महिलाओं की पहचान में निर्वाचन आयोग के फैसले की भूमिका, समझ रहे हैं आप? अब इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई पुनरावलोकन किया जाएगा, इस पूरी लिस्ट का दोबारा से बनाई जाएगी, महिलाओं के नाम दर्ज होंगे, और जहां पर भी जरूरत पड़े तो ऐसी प्रविष्टियों को हटा दिया जाए। अब एक तो नया नया आजाद हुआ भारत, पहली बार मतदाता सूची बन रही थी, ठीक है, बन करके आई, बड़ी मुश्किल से बनी थी कि अब उसको दोबारा कह दिया गया कि ना भाई ये नहीं चलेगा, दोबारा बनाओ। ये कार्य कोई आसान कार्य नहीं था, बड़ा दुभर कार्य, बड़ा ही भयंकर किस्म का कार्य था, अपने आप में ही हिमालय की चढ़ाई जैसा दुस्तर काम था। अब ये मैम आ गई है, मैम गुस्से में है। आमतौर पर मैम गुस्से में नहीं होती हैं, क्लास के अंदर मैम आती, बड़े प्यार से बात करती हैं, बड़े ही स्माइल के साथ, खुश मिजाज अंदाज के साथ, लेकिन अभी मैम थोड़ा सा गुस्से में है। और गुस्से में क्या बोल रही हैं? यह एक सही फैसला था, लेकिन
ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो अभी भी औरतों को किसी की पत्नी के रूप में देखने के आदी हैं। इस तरह के व्यवहार से लगता है मानो एक स्त्री का कोई नाम ही ना हो। आज भी ऐसे होता है कई सारी चीजों में। हरियाणा में, मैं अपने हरियाणा का एग्जांपल दे देता हूं, हमारे गांव का एग्जांपल दे देता हूं। वहां पर भी आजकल लड़कियों को किसी की बेटी, किसी की बहू, उसके नाम से ही कई जगह पर जाना जाता है। हालांकि बहुत सारे परिवार उससे निकल गए, अच्छे प्रगति भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इसी तरीके से करते हैं। इसको लेकर के एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। देखो, एक टीचर आए गांव में। आपने प्रौढ़ शिक्षा का नाम सुना है? प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्ग लोगों के लिए शिक्षा दी जाती है, प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है जी। तो अब गांव की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गांव में एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया, और गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, इन सबको की, ताकि कम से कम एक बेसिक शिक्षा उनको मिल जाए, कुछ चीजों के बारे में जानकारी मिल जाए, साक्षर हो जाए, काला अक्षर भैंस बराबर ना रहे। अब वो टीचर गांव में आते हैं। गांव में आकर के गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और बुजुर्ग पुरुष हैं, उनको वो ABCD पढ़ाना सिखाते हैं। ABC, ऐसे ऐसे करते करते M यहां तक आते हैं, और वो पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। A फॉर एप्पल, एप्पल मानी सेव, B फॉर बॉय, बॉय फॉर मानी लड़का, C फॉर कैट, कैट मानी बिल्ली। अब महिलाओं को और वहां के पुरुषों को, जो बुजुर्ग थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या तो एप्पल है ना, एप्पल बाय, है ना, इस तरीके से क्या है, उनको समझ में पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो उस टीचर ने क्या किया कि वहां की, वो टीचर उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से परिचित था। उसने एक ट्रिक निकाली। क्या ट्रिक निकाली? खास करके महिलाओं को नाम याद दिलाने के लिए कि ए का मतलब क्या होता है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। तो उन्होंने ट्रिक निकाली कि ए का मतलब अनिल की बहू, ए का मतलब अनिल की बहू, बहू मतलब अनिल की बीवी। बी का मतलब ब्रिज, ब्रिज की बीवी। सी का मतलब चंदन, चंदन की बीवी। ठीक है। इस तरीके से करते करते उनको पढ़ाया, महिलाओं को भी इंटरेस्ट आने लगा कि अरे वाह, अनिल की बहू, इसका मतलब अनिल की बहू, इसका मतलब ब्रिज की बहू, इसका मतलब सी की बहू। ऐसे करते करते वो M तक आ गए, और M पर आकर के उन्होंने थाम दिया, और M पर आकर के बोले कि यह है मुकेश की बहू, मुकेश की बहू। अब जिस अधिकारी ने उस शिक्षक को प्रौढ़ शिक्षा के तहत वहां पर भेजा था, वो आए और वो इनसे पूछने लगे एक बार कि चलो तुमने क्या सिखाया, जरा टेस्ट करते हैं। तो सारी महिलाओं को इकट्ठा किया गया, बुलाया गया, अधिकारी साहब आए, टीचर उनके सामने ब्लैक बोर्ड, वो एक बोर्ड लेकर के खड़े हो गए। बोलो, अधिकारी साहब ने उस पर बी लिखा, और एक महिला से पूछा कि बताओ ये क्या है। तो उसने उठकर कहा कि बी फॉर ब्रिज की बीवी। अधिकारी खुश हुआ, कि चलो कुछ भी हो, बी तो सीखा, बी फॉर ब्रिज की बीवी। फिर अधिकारी ने वहां पर W बना दिया। ठीक है। अब मास्टर जी गफलत में आ गए कि यहां तक तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मेरे को पढ़ाना Z तक था, मैंने तो M तक ही पढ़ा दिया। और फिर यहां पर आकर के एक ताई खड़ी होती है, उसको बोलते ताई बताइए ये क्या है। तो ताई पहले यूं यूं देखती, फिर उल्टा सीधा करके देखती, फिर बोलती अरे ये लग गए तो मुकेश की बहू है, पर इन्हें उल्टी क्यों खड़ी कर दी। मतलब लग तो मुकेश की बहू रही है, लेकिन इसको उल्टा क्यों खड़ा कर दिया, M को उल्टा कर दिया W। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय ये जो नाम था, जो यहां पर जो मुद्दा आया ना कि अला की बहू, फला की बीवी, फला की बेटी, उस तरीके की चीजें रियलिटी में होती थी, सच्चाई थी, वास्तविकता थी। महिलाओं को उनके नाम से दिया ही नहीं जाता था। इसी तरीके की ट्रिक इस मास्टर जी ने भी अपनाई। ठीक है। तो ये महिलाओं के साथ होने वाले अनइक्वल बिहेवियर को दिखाता था, अला की बहू, फला की बीवी। अब दोबारा से मतदाता सूची तैयार की गई, और अब महिलाओं का नाम लिखा गया। अब वहां पर चंद्रशेखर की बहू, रहीम की बेटी, सबकीब की बीवी, इस तरीके से नाम नहीं थे।
अब उनके असली नाम लिखने जाने लगे। निर्मला है ना, अगर किसी का नाम निर्मला है निर्मला, किसी का नाम सुल्ताना है तो सुल्ताना, किसी का नाम जसवीर है तो जसवीर, किसी का नाम इलियाना है तो इलियाना, जो उनका रियल नेम है वो नाम लिखे गए। नए सिरे से मतदाता सूची बनाई गई। दुनिया में आज तक इतने बड़े स्तर पर इस तरीके का काम नहीं हुआ था। भारत ऐसा पहला देश था जो इस तरीके से मतदाता सूची तैयार कर रहा था, सबके नाम के साथ, सबको बराबर अधिकार देने के लिए। उस समय 17 करोड़ मतदाता थे भारत में। सोचो जब हम आजाद हुए, आज की जनसंख्या तो भूल जाओ, आज की जनसंख्या पे मत जाओ, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय 17 करोड़ लोगों मतदाता थे, उनकी लिस्ट तैयार करनी थी। 3200 विधायक अलग अलग राज्यों में और 489 लोकसभा की सीटें निर्धारित थी उस समय। लोकसभा की सीटें, ध्यान रखना, समय समय पर बढ़ती रही हैं। उनका निर्धारण कानून के तहत किया जाता है, फिक्स नहीं होती हैं। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। अभी वर्तमान में आप जो 550 सीटें देखते हैं, इसको निर्धारित किया गया है 1971 की जो जनगणना है, उस जनगणना के आधार पर। इसके आधार पर ये सीटें फिक्स हैं। अभी वर्तमान में सरकार की कोशिश ये है कि वो इन सीटों का जो संख्या है इसका पुनर्निर्धारण करें। एक बार पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाए। तो अगर वर्तमान जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा तो ये सीटों की संख्या सीधे सीधे 550 से बढ़कर के 800 के पास जाएगी। 800 प्लस लोकसभा सीटें हो जाएंगी। और ऐसे में बहुत सारे विवाद हुए, उन विवादों को हम बाद में समझेंगे जब मुद्दा आएगा। बेसिकली ये मान लीजिए कि 1971 की जनगणना के आधार पर हमारी वर्तमान सीटें फिक्स हैं। उससे पहले सीटें कम होती थी, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 489 सांसद इतने सारे लोगों को चुनने थे। अब समस्या ये थी कि भारत में जो वोटर थे 17 करोड़, उन 17 करोड़ में केवल 15% लोग जो हैं वो साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। अब उनको पढ़ाने के लिए इसी तरीके की ट्रिक यूज करते थे, जैसे टीचर वाली मैंने पढ़ाया था, मुकेश की बहू, है ना, इस तरीके की चीजें। अब ये चीज जो है ना, हम तो समझ रहे थे, हम तो कोशिश कर रहे थे अपने देश में लोकतंत्र लाने के लिए, लेकिन विदेशों के लिए एक अजूबा हो गया। जो बहुत सारे देश थे ना, उनके लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज थी। किस तरीके से थी, उस पर जाने से पहले ये समझिए कि इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। तो चुनाव आयोग एक तरीके से, एक ही तरीके से, या उनको सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई भारत में किस तरीके से इलेक्शन कराया जाए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सही अनुभूति किस तरीके से प्रकट की जाए। इसके लिए उसने 3 लाख से ज्यादा अधिकारी और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, पहले ट्रेनिंग दी। अब सोचिए, हम बात कर रहे हैं 1950 की। 1950 में जब निर्वाचन आयोग बना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, संविधान जो है वो लागू हुआ, और जब उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव होंगे, चुनाव हो जाएंगे यहां पर, लेकिन जब इतनी समस्याएं आ गई, वोटर लिस्ट सही तरीके से नहीं, इतने सारे इलेक्शन कराने के लिए लोगों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना भी जरूरी ताकि वो सही तरीके से इलेक्शन भी करवा पाए। समय तो लगता है, कोई भी चीज अच्छे तरीके से करने में समय लगता है। सच्चा प्यार मिलने में भी समय लगता है। कई लोगों को पहली नजर का भी प्यार हो जाता है, वो अलग चीज है, फिल्मों में होता है इस तरीके की चीजें, लेकिन रियल प्यार अगर चाहिए तो थोड़ा समय बिताना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है चीजों, फिर उसके बाद पता चलता है कि हाँ प्यार है कि नहीं, या केवल अट्रैक्शन है। क्योंकि अट्रैक्शन और प्यार में बड़ा अंतर है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई अच्छा काम करना है, निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, तो चुनाव कराने वाले व्यक्ति, उनको भी तो आना चाहिए कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे, किस तरीके की कार्यविधियां होंगी, और वो कैसे होगा, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हालांकि प्रेम के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वो आप अपने आप से ही ले लेते हैं कई सारी ट्रेनिंग स्कूल के टाइम से। आजकल तो लोग खूब ट्रेन होकर के आते हैं, ट्रेनिंग का भंडारा होता है उनके पास, कईयों के पास तो, ठीक है। लेकिन यहां पर इनको ट्रेनिंग देनी जरूरी थी। अब ऐसे में समय लगना था। 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना कोई आसान बात नहीं थी। आज भी ट्रेनिंग दी जाती है सभी को, लेकिन आज क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया, सुविधाएं ज्यादा, तो आज ज्यादा आसान हो जाता है ट्रेनिंग देना। उस समय क्योंकि पहली बार ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो बहुत बड़ी विकट समस्या थी। आप एक मूवी देखना जिसका नाम है न्यूटन। उस न्यूटन मूवी में आपको
पता चलेगा कि किस तरीके से जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके की उनकी भूमिकाएं जो हैं वो यहां पर दी जाती हैं। ठीक है, ये हुआ। अब एक और चीज ध्यान रखना, हमारा जो पहला चुनाव था वो पहला चुनाव केवल इसलिए अनोखा नहीं था कि 17 करोड़ मतदाता हैं दुनिया में, इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतना बड़ा मतदाता, इतने बड़े लोग इलेक्शन में वोट डालने जा रहे थे, बल्कि अनोखा इसलिए भी था कि इन मतदाताओं की बड़ी तादाद, जो बहुत बड़ी तादाद है, वो अनपढ़ और गरीब थे, अनपढ़ और गरीब थे। और इससे पहले कभी भी इस तरीके का अनुभव उनको नहीं था। और वो लोग वोट डालने वाले थे, उन लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाने वाली थी। ये लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। क्यों घड़ी थी? इसका रीजन ये था कि जब भारत में लोकतंत्र का ये प्रयोग किया जा रहा था, उस समय केवल विकसित और धनी देश, वहीं पर ही लोकतंत्र था, गरीब राष्ट्रों में नहीं था, पिछड़े राष्ट्रों में नहीं था। जो बड़ी बड़ी सुपर पावर थी जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, उनमें लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी। और वहां पर क्योंकि वो देश धनी थे, तो वहां पर पढ़े लिखे लोग भी थे, अमीर लोग भी थे, थोड़ी मैच्योरिटी का लेवल भी था। हालांकि ये अलग बात है कि उस समय तक भी यूरोप के विशेष अधिकतर देश, बहुतेरे देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। ये भारत की अनूठी विशेषता थी कि संविधान लागू होते ही, संविधान बनने के समय से ही महिलाओं को बराबर अधिकार दिया, सबको बराबर अधिकार दिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। तो ये ऐसे में भारत यूरोपियन देशों से, पश्चिमी देशों से कहीं आगे था, सोच के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर। लेकिन मुद्दा यह था कि हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल करना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। किसी को नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, कैसी सरकार चुनी जाएगी, किस तरीके से आएगी। और इसको लेकर के विदेशियों ने ही नहीं, भारतीय लेखकों ने, भारतीय लोगों ने भी भारत की शासन व्यवस्था का मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, खूब मजाक उड़ाया गया। सबके सामने सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चुनौती तो यही थी कि यार कल का आजाद हुआ देश, 15% शिक्षित मतदाता हैं, केवल मतदाताओं की बात कर रहा हूं, मतदाता केवल 15% शिक्षित थे, गरीब हैं, अनुभव नहीं है। 17 करोड़ मतदाता हैं, इससे पहले कभी इलेक्शन हुए नहीं। और ये भारत, ये देश इलेक्शन करवाने चला है, बताओ, हद है। खास करके यूरोप के देश इस चीज को लेकर के बड़ा तंज कसते थे। और यूरोप के देश जो आजकल अपने आप को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इनका प्रेरक बोलते हैं, और उनका वो बोलते हैं कि भैया इनका झंडा हमने बुलंद कर रखा है, वो लोग, उनको लगता था कि इसका मतलब केवल पुरुष हैं, पुरुषों को वोटिंग देना। उन देशों में महिलाओं के लिए भी अधिकार नहीं था वोटिंग का। और वो इस चीज का भी मजाक उड़ाते थे जब भारत ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। लो देखो, हम विकसित देश हैं, हम इतने अमीर हैं, पढ़े लिखे, साक्षरता का लेवल, फिर भी हम देखो, हमने केवल पुरुषों को वोट दे रखा है, तभी तो हमारा देश का लोकतंत्र चल रहा है। महिलाओं को नहीं दे रखा। उनके अनुसार महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं थी। आज वो सो कॉल्ड इक्वेलिटी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इनके प्रचारक बने रहते हैं। लेकिन भारत से सीखा उन्होंने ये चीजें, बहुत सारे देशों ने। भारत अपनी बात पर टिका रहा, भारत इन आलोचनाओं से परेशान नहीं हुआ। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया, और वास्तव में जुआ भी था। जुआ आप में से भी बहुत सारे लोगों ने खेला ही होगा। अब ऐसे मत समझ लेना कि सट्टेबाज बोल रहा हूं आप लोगों को, पर अपनी लाइफ में हर कोई किसी ना किसी तरीके का जुआ खेलता है। जुआ मतलब किसी चीज को लेकर के बहुत अप्रत्याशित चीज पाने के चक्कर में आप कोई रिस्क उठाते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जुआ ही है ये भी, ठीक है। 10 लाख में से 1000, 700, 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। जो फॉर्म भरे जाते हैं 7-8 लाख के करीब, उनमें से 700-800 तो जुआ ही है, ठीक है। कोई भी काम करते हो तो रिस्क तो है ही एक तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा जुए के रूप में देखा गया। सबको लगा कि यार ये तो भारत एक तरीके से जुआ खेल रहा है और सब कुछ गंवा देगा इसके अंदर। जुए में हार ज्यादा होती है, जीत बहुत कम बार और किसी किसी की होती है। इवन एक पत्रिका थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर, उसने ये लिखा, बड़ी कड़े शब्दों में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे
कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। पहले ही उसने घोषणा कर दी। ये इस तरीके के भी लोग, ऐसे लोग भारत में बहुत होते हैं जो पहले ही जजमेंट कर देते हैं। जैसे आपके बारे में भी आपको मिलता है, कई सारे लोग आएंगे, वो अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, अपनी जिंदगी में वो कुछ भी नहीं है, तो वो दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। आपको देखें ना, यार ये नहीं कर सकता, ये नहीं बन सकता, ना ये नहीं बन सकती, ना ये काम तेरे से नहीं होगा, ना ये तेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी में उनके बस का नहीं है, तो उनको लगता है कि तुम भी नहीं कर पाओगे, है ना, वो इतने लायक नहीं है तो वो तुम्हें भी लायक नहीं समझते, वो अपने आप से ऊपर नहीं जाने देते। तो ऐसे ही इस पत्रिका ने और विदेशी पश्चिमी राष्ट्रों का जो रुख था भारत को लेकर के, वो यही था। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दूर बड़े विश्व में से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नोटंकी देखेगा। और इसको नोटंकी करार दिया गया, अनपढ़ लोगों की नोटंकी, कि भारत क्या करने जा रहा है, आजाद होकर के लोकतंत्र के नाम पर अनपढ़ लोगों से वोट दिलवा रहा है, ये बेहूदी नोटंकी है। इस तरीके की आलोचनाएं हुई, बहुत बड़े स्तर पर आलोचनाएं हुई, लेकिन क्योंकि हम प्रतिबद्ध थे, हमें यकीन था। देखिए भारत के अंदर ये प्रारंभ से ही एक सेल्फ बिलीव वाली जो प्रवृत्ति ना, वो रही, हमारे नेताओं में भी थी, शुरुआत से ही रही। उनको कॉन्फिडेंस था, उनको भरोसा था अपने ऊपर और अपने द्वारा किए गए काम पर और अपने लोगों पर, अपने जनता पर। और वो भरोसा ही था जिस भरोसे ने भारत में इतनी आलोचना के बाद भी लोकतांत्रिक इलेक्शन को करवाने का रास्ता प्रशस्त किया। वो कॉन्फिडेंस ही था। यही कॉन्फिडेंस, यही भरोसा आपको भी अपने अंदर लाना है कि हाँ भाई, हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तो पास होंगे। तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो तुम्हें यूपीएससी पास करने से रोक देगी? कोई नहीं है ऐसी ताकत जो तुम्हें रोक देगी। ये चीज ध्यान रखना, कोई नहीं है दुनिया की ताकत। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है, अपने पर बिलीव है, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती है। तुम कामयाब होगे, एक ना एक दिन कामयाब होगे। कई बार कामयाबी देरी से मिलती है, लेकिन मिलेगी जरूर। कहते ना कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अंधेर उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य के लिए फोकस नहीं होते, मेहनत नहीं करते सही दिशा में, अपने ऊपर उनको भरोसा नहीं रहता, वो डगमगा जाते थोड़े समय में। लेकिन अगर आप वो चीजों से पार पा गए तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। उस समय हमारे नेताओं का कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, आत्मसम्मान वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने अंग्रेजों को भगाया था, आजादी प्राप्त की थी। ऐसे लोगों को, ऐसे देश को जो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लूट लिया था हमको, तो हमें ये कॉन्फिडेंस था कि हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। बताओ तो और काम क्यों नहीं कर सकते? जब हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए तो ये काम भी करेंगे, लोगों को बराबर अधिकार देंगे। तो इस प्रक्रिया में जो 1950 में चुनाव होने थे ना, वो 2 बार उनको स्थगित करना पड़ा। पहले 1950 में स्थगित किया, फिर 1951 के प्रारंभ में वहां पर स्थगित किया गया। 2 बार इलेक्शन स्थगित हुए। उसका रीजन यही था कि भाई मतदाता सूची सुधारी गई, निर्वाचन क्षेत्रों का सही सीमांकन किया गया, मतदाताओं की अगर हम बात करते हैं, मतदान कराने वाले अधिकारियों, कार्मिकों को ट्रेनिंग अच्छे से दी गई, व्यवस्था बनाने की प्रॉपर कोशिश की गई। फिर भारत में पहली बार इलेक्शन होते हैं। कब होते हैं? 1951 के अक्टूबर से 1952 की फरवरी तक चुनाव होते हैं। ये टाइम पीरियड होता है, लगभग 6 महीने के आसपास जो है इलेक्शन भारत में चलते हैं। हाउस द जोश? कैसा है भाई जोश? जिंदा है कि नहीं? हाउस द जोश? आंसर आना चाहिए हाई सर। और लाइक शेयर करते आ जाओ सब लोग, लाइक शेयर ठोकते चले जाओ, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। 1951 से 1952 की फरवरी तक इलेक्शन हुए। अब आप बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ, 1952 में लिखा रहता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि 1951 के अक्टूबर से ही शुरू हो गए थे। ऐसा क्यों है कि किताबों में पहला इलेक्शन 1952 कहा जाता है? उसका कारण है, समझिएगा। जब इलेक्शन हुए तो अधिकांश हिस्से जो थे ना भारत के, जो मैक्सिमम एरिया था, उनमें चुनाव 1952 में ही हुआ। 1952 से पहले कुछ ही इलाकों में, छोटे मोटे एरिया में इलेक्शन हुआ था। एक तरीके से प्रयोग था वो, एक तरीके का, जैसे किसी काम को बड़े लेवल पर करने से पहले छोटे स्तर पर करते हैं ना। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम डायरेक्ट देने तो नहीं जाते ना, उससे पहले आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट भी अलग अलग तरीके से देखते हैं, पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं, फिर पूरे सिलेबस का टेस्ट, फिर पूरे जीएस के पेपर का टेस्ट देते हैं, फिर पूरे सिलेबस के हिसाब से आप ट्राई करते हैं प्री और मेंस दोनों का टेस्ट देने का।
और फिर उसके बाद देने जाते हैं एग्जाम। ऐसे ही प्रारंभ में पहले कुछ कुछ क्षेत्रों में इलेक्शन कराए गए ताकि ये चीजें पता चल सके कि क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, किन चीजों को सुधारा जाए। और जब उन सभी चीजों के बारे में पता चला, थोड़ा एक अनुभव हुआ, तो 1952 की जनवरी और फरवरी में बड़े स्तर पर भारत के जितने भी क्षेत्र थे, अधिकांश क्षेत्र, वहां पर इलेक्शन करवा लिया गया। इसीलिए उसको 1952 का इलेक्शन कहा जाता है, 1952 का इलेक्शन कहा जाता है। पूरे चुनाव अभियान, फिर मतदान, फिर मतगणना, वोटिंग काउंटिंग, इसमें 6 महीने का समय लगा। बहुत लंबा समय था। तो भारत में चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया आज ही के समय नहीं, बहुत पहले से देखोगे तो बहुत लंबी है। उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। उस समय भी उम्मीदवार थे, खड़े थे, और हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। आज के समय में और उस समय में फर्क यह था कि उस समय केवल उन लोगों ने वोट इलेक्शन लड़ा जो लोग समझते थे कि वो देश का संचालन या अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि उनको सत्ता चाहिए थी, इसलिए नहीं कि उनको सत्ता पावर में आना था, ना, इसलिए कि वो और बेहतर काम कर सकते थे। उनके विचारधारा अधिकतर इस तरीके से थी। और आज के समय में तो एक एक सीट पर 200-200 उम्मीदवार भी देखने को मिल जाते हैं, 250-250 उम्मीदवार भी देखने को मिल जाते हैं। 40-50 उम्मीदवार तो हर सीट पर रहेंगे ही रहेंगे। आप ये चीज ध्यान रखना। उस समय 4-4 उम्मीदवार की औसत आई कि लगभग एक सीट पर 4 उम्मीदवार खड़े हुए, मैदान में आए, चुनावों में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी दिखाई। आधे से अधिक लोगों ने वोट डाला, जो मतदाताओं ने, ठीक है, मतदान के लिए वोट डाला, यानी कि लगभग 9 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट डाला। पहली बार के इलेक्शन में 9 करोड़ के करीब लोगों ने वोट डाला। अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, उसके बहुत सारे कारण थे। कुछ कारण ये थे कि अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि अच्छा चुनाव भी हो रहे हैं। उनको लगता था यार ये चुनाव होगा तो करेंगे क्या, इससे फर्क क्या पड़ता है, तो इसलिए भी नहीं देने गए। कसम थे। लेकिन जिन लोगों तक संदेश पहुंचा, जो जागरूक हुए, पता चला, उन लोगों ने वोट डाला। 9 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट डाला। ये चीज रही। अब उस समय और आज के चुनाव में बड़ा फर्क था। उस समय के जो चुनाव के जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, वो लोगों तक पैदल चल चल करके पहुंचते थे। उस समय इस तरीके के सिस्टम तो थे नहीं प्रचार करने के लिए जिस तरीके के आज हैं। व्हाट्सएप, मोबाइल से ही हर जगह से प्रमोशन हो जाता है। उस समय तो वो सब लोग गांव गांव, घर घर जाकर के वोट मांगते थे, या ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होता तो एक साइकिल रिक्शा लेते और उसके ऊपर एक लाउड स्पीकर लगवा लेते, उसके ऊपर खुद बैठ जाते या खुद पैदल चलते, और साइकिल रिक्शा साइड में कोई लेकर के चल रहा था, उस पर वो बोलते हुए चलते रहते थे। और वो लोगों से जन समूह करके उनसे बात करते, उनको बताते थे कि मैं क्या काम करना चाहता हूं देश के लिए, आपके लिए। और वो रियलिटी में काम करना चाहते थे, और उसके लिए वो पैसा नहीं खर्च करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि हाँ बताओ क्या चाहिए, तो एक काम करो, मेरे को वोट दे, चीयर्स, आ जाना, हवेली पे आ जाना, या तुम कहो तुम्हारे घर पे पहुंचा दे। इस तरीके के हथकंडे नहीं अपनाए जाते थे जैसे आज के समय में अपनाए जाते हैं। आज के समय में तो रुपए भी बांट दिए जाते हैं। और उस समय ऐसे वादे नहीं किए जाते थे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, मैं तुम्हें टीवी दूंगा, मैं तुम्हें साड़ी दूंगा, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, मैं तुम्हारे खाते में लाखों रुपए डालूंगा ना। इस तरीके के वादे नहीं थे। उस समय यथार्थ तरीके से वो इलेक्शन में करते थे। आज के समय में उस समय में वो था। और एक बहुत मजेदार चीज आपको बताऊं, इलेक्शन हुआ, परिणाम घोषित हुए। परिणाम घोषित होने पर जो लोग हार गए, उन हारने वाले लोगों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि परिणाम जो है वो निष्पक्ष नहीं है। सबने निष्पक्ष बताया। सबने कहा बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, किसी के साथ कोई धांधली नहीं हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। सोचिए नैतिकता का स्तर राजनीति में आजादी के समय जो पहला इलेक्शन था उस समय इतना उच्च था। आज के समय में तो कोई भी पार्टी अगर हार जाती, कोई कैंडिडेट हार जाता तो हार स्वीकार नहीं करता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। हारते बोले ईवीएम मशीन हैक कर ली गई, फलाना फलाना उम्मीदवार ने पैसे खिला दिए, ज्यादा पैसे खिला दिए, मैं कम पैसे खिला पाया, है ना, धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, मैं तो हार ही नहीं सकता, मैं तो हार ही नहीं सकती। हर पार्टी, हर उम्मीदवार इसी तरीके का राग अलापता है। अब आप कहोगे सर उस समय ऐसी क्या खास बात थी कि उन्होंने ये चीज किया? और उस समय तो इतनी पारदर्शिता वाला मामला भी नहीं था, ईवीएम मशीन जैसा था भी नहीं,
वोटिंग का एकदम अलग तरीके का पैटर्न था। तो उसका रीजन ये है कि उस समय के जो नेता थे, राजनेता, वो उच्च चरित्र के राजनेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में जो है भागीदारी की थी, उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष लड़ा था, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए सपने देखे थे। तो अपना व्यक्तित्व लाभ उनका उद्देश्य कभी नहीं था। इसलिए वो समझते थे कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो भी स्वतंत्रता संग्राम का ही हिस्सा रहा है और वो भी लायक है, वो जीत गया, वो भी देश के लिए काम करेगा। तो भारत में इस तरीके की उच्च नैतिकता थी। परिणाम आए, आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया। करारा जवाब जिसको कहते हैं, वो करारा जवाब भारत के इलेक्शन ने दिया। हम में से किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, पश्चिमी राष्ट्रों को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि देखो तुम ये बोलते तो हमने तो ये करके दिखाया। आज के टाइम जरूर हो जाता है, आज के टाइम अगर कोई कुछ कर लेता तो बोलता हाँ भाई बता, तू बोलता था ना कि ये नहीं कर सकता, ये देख मैंने कर लिया है, अब बोल क्या करेगा। ये चुटकी मोगली है ना हमारे यार, जान खा जाते हैं यहां पर हमारे। तो उस टाइम जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, पूरे विश्व में, पूरे लोगों में जितने भी आलोचक थे भारत के, वो सब चुप हो गए, सबके मुंह पर ताला लग गया। सब लोग इस आश्चर्य में थे कि यार ये हुआ कैसे। जैसे कई बार आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता है, अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना, अंडरडॉग्स जिसको बोला जाता है, यानी कि आपसे कोई उम्मीद नहीं कर पाता कि आप ये काम कर सकते हो और आप वो करके दिखा देते हो। जैसे गांव में जैसे कोई एक गरीब या एक मध्यम वर्गीय फैमिली का बच्चा है, सुविधाओं का अभाव है, और वो या उसके परिवार के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, ज्यादा पैसा अर्न उनके पास नहीं है, बड़े किसान नहीं है, या उनका परिवार में कोई छोटी मोटी नौकरियां ही वो करते हैं, बड़ी नौकरी नहीं की। वो बच्चा मेहनत कर रहा है, काफी टाइम से डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, तो लोगों की उसके बारे में धारणा पता है क्या रहती है, अरे यार क्या करेगा, इनके घर वालों ने नहीं की, क्या कर लेगा। आमतौर पर मैंने देखा वो आपके स्टेटस से आपको परखते हैं, गरीब किसान का क्या करेगा, ये कुछ नहीं होगा ऐसे। और वहीं उसी परिवार में, उसी गांव में, उसी क्षेत्र में एक धनी परिवार होगा, उस धनी परिवार का एक बच्चा होगा, वो चाहे पढ़े ना पढ़े, कुछ भी ना करे, अगर झूठमुठ में किताब उठा करके भी बैठ गया तो भी लोग कहेंगे, तो अपने बच्चों को उसका उदाहरण देना शुरू कर देंगे कि देख रहे उनका बेटा पढ़ता है, तुम्हारी तरह नहीं है, क्या करोगे तुम। इस तरीके की वो होते लोग, आपके स्टेटस सिंबल से आपको जज करते हैं। अब ऐसे में वो गरीब परिवार का बच्चा आईएएस बन जाए, वो गरीब परिवार का बच्चा आईपीएस बन जाए, एसडीएम बन जाए, डीएसपी बन जाए। अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया, यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने कई सारे न्यूज़पेपर में खबरें सुनी होंगी कि कोई एक व्यक्ति था, वो पहले सिपाही था और वो अब एसडीएम बन गया या डीएसपी बन गया। कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके परिवार बहुत गरीब सिचुएशन में था, मजदूर का बेटा था, मजदूर की बेटी थी, वो आईएएस आईपीएस बन गए। फिर लोगों को देखते यार ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और वो लोग अपने आप चुप हो जाते, फिर उनके सामने कुछ, उनके मुंह में कुछ वर्ड नहीं होते बोलने के लिए कि भाई क्या है। वो उसकी मेहनत, उनका परिणाम वो अपने आप बोलता है, वो जवाब देता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बोलता है ना, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की जब भी आलोचना होती है तो वो बड़बड़ाते, भैं 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 करते नहीं बोलते, जवाब नहीं। उनका जवाब क्या देता है, उनका बल्ला बोलता है, वो रन बनाते हैं, स्कोर करते हैं, लोग फिर से एकदम उनके मुरीद हो जाते हैं। अभी जैसे विराट कोहली के बारे में काफी टाइम से चल रहा था ना कि सेंचुरी नहीं, अभी पिछले मैच में पाकिस्तान को अकेले दम पर सिंगल हैंडेडली हरा दिया, हारा हुआ मैच जिता दिया। वो मैच जिसके कोई उम्मीद नहीं कर सकता था इंडिया कभी जीतेगा, वो मैच अकेले दम पर जिता दिया। पूरे आलोचक, पूरे सब लोग, सबका मुंह की बोलती बंद होगी, सब लोग उसके एकदम फिर से वो करने लगे कि हाँ यार बहुत दमदार है। यही चीज भारत को लेकर के भी था। सार्वभौमिक जो मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह जो है वो बंद कर दिया, सबको करारा जवाब मिल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश के बाहर के पर्यवेक्षक वो भी हैरान थे, और जब उन्होंने भारत में लोकतंत्र का ये सही प्रयोग देखा तो उसके बाद उन्होंने अपने अपने देशों के अंदर भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देना शुरू किया, महिलाओं को अधिकार देना शुरू किया। इससे पहले महिलाओं को भी नहीं था, कुछ ही देशों में अधिकार था वोटिंग का। अलग अलग समुदाय के लोग, जैसे अश्वेत लोग ब्रिटेन में, यूएसए के
साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में और ब्रिटेन में, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में रंग भेद की नीतियां थी, वोटिंग के अधिकार नहीं थे, वहां पर भी कुछ समय के बाद, आंदोलनों के बाद सबको इक्वल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। तो भारत एक प्रेरक के रूप में उभर कर गया, एक प्रेरणा स्रोत बना विश्व के अन्य देशों से। यहां से एक सवाल बन जाएगा, सवाल यह बन जाएगा, भारत के पहले लोकतांत्रिक चुनावों ने वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्वीकार्यता को एक नया आयाम प्रदान किया। कथन की पुष्टि उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। अब ये उपयुक्त उदाहरण और ये सारी चीजें कौन लिख पाएगा? आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आजकल वो रट्टा रटाया रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेंस में पूछेंगे कि आपसे ये बताओ बेटा कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, आज शक्तियां लिखो आईएएस बन जाओ ना। इतना प्यार नहीं करते हो आपसे। वो तो आपको परखेंगे कि आप कितना इंटेलेक्चुअली, कितना चीजों को कंपेयर कर सकते हो, चीजों के बारे में समझ विकसित कर सकते हो। वो समझ विकसित किन की होगी? जो क्लास में जिंदा थे और जो आपस में लगे हुए हैं, जादू मोना सोना टोना, है ना, बाबू बोबा, उन सबको, वो सब लोग हवा हवाई हो जाएंगे। एग्जाम में भी फिर वही लिख कर जाएंगे, है ना, जादू तेरी नजर। तो जो जिंदा रहते हैं वो जोश के साथ आपको रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक एनर्जी के साथ यहां पर बने हुए रहना है। चलिए ये देखते हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल बच्चा आ गया, ये वो इंटेलेक्चुअल बच्चा है जो एनसीईआरटी की 11th 12th की एनसीईआरटी में हर दूसरे पेज पर आता है सवाल पूछने के लिए। अब इसने यहां पर संविधान के रखे हुए हैं, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, इनके संविधान रखे हुए, लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहा है और फिर बोलता है हमारे लोकतंत्र में ही ऐसी कौन सी खूबी है? आखिर देर सवेर हर देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना ही लिया है ना। और ये वास्तविकता सच्चाई है। आज के समय में देखोगे तो अधिकांश देशों में जो एक व्यवस्था है वो है लोकतंत्र। मैक्सिमम देश जो अपना रहे हैं व्यवस्था वो है लोकतंत्र। अधिक लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं समय के साथ साथ और भी देश। तो उसका रीजन क्या है? उसकी बात यह है कि लोगों की भागीदारी, लोगों को अधिकार मिलता है, तब यह है। अब इसी इलेक्शन से, इसी भागीदारी के कॉन्सेप्ट पर ही कांग्रेस पार्टी का भी अस्तित्व जो है वो टिका हुआ था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की के उस अस्तित्व को हम यहां पर देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। उससे पहले एक ये आया था कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये वही चीजें जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब इसने एक कॉन्सेप्ट को झुठला दिया। इस लोकतांत्रिक चुनाव ने एक मिथ्या धारणा या एक कह सकते हैं इस तरीके की रूढ़िवादी धारणा जो चली आ रही थी, उस धारणा पर गहरा आघात किया। और वो धारणा ये थी कि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते, या गरीब और अशिक्षित व्यक्ति सही सरकार नहीं चुन सकते, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो देश का शासन चलाने में भागीदारी कर सके। इस चुनाव ने अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। लोकतांत्रिक चुनाव किसी भी हाल में किसी भी तरीके की चीजें की जा सकती हैं। दुनिया में कहीं पर भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज है। अब आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी पर जाने से पहले मैं आपको एक वोटिंग का तरीका बता देता हूं कि पुराने समय में वोटिंग कैसे होती थी। आज के समय में तो आप ईवीएम मशीन पर वोटिंग देखते हैं। जैसे ये देखिए, हमारी बुजुर्ग माता जी वो वोट डालने के लिए आए हैं और वो यहां पर देखोगे तो ईवीएम मशीन में वोट, आपका पार्टी का नाम, पूरा पार्टी का चुनाव चिन्ह, व्यक्ति का नाम, फोटो और ये सब कुछ लगे रहते हैं। आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है उसको पहचान करके वोट डालना। आपको केवल बटन दबाना है और कुछ प्रक्रिया करनी ही नहीं। आजादी के समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन नहीं होती थी, ईवीएम नहीं होते थे। उस समय अलग तरीके से वोटिंग होता था। देखिए, भारत में वोटिंग जो है ना 3 तरीके के बदलावों से गुजरी। पहला बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो जो शुरुआत के, प्रारंभ के समय के जो कुछ इलेक्शन थे, 2 चुनाव थे, उनमें होता था। पहले 2 लोकसभा चुनावों में किस तरीके से होता था समझिए। सबसे पहले तो एक
मतदाता पेटी, वो एक उम्मीदवार के लिए एक मतदान पेटी रखी जाती थी। किस तरीके से, मैं आपको बना करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कि पहले किस तरीके का इलेक्शन होता था पहले 2 चुनावों में। अगर मैं यहां पर बात कर दूं ना, जो पहले 2 चुनाव हुए हमारे लोकसभा के, उनमें उसमें उम्मीदवार हैं, देखो यहां पर लिख देते हैं कि एक उम्मीदवार जिसका नाम है राज, एक जिसका नाम है सिमरन। ठीक है, राज सिमरन की जोड़ी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। एक नाम, एक लड़की जिसका नाम है साहिबा। मान लेते हैं कि ये 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, ये 3 उम्मीदवार हैं, ये 3 कैंडिडेट हैं, इनके लिए वोटिंग होनी है। तो क्या होगा कि इनके लिए एक मतदाता पेटी बना दी जाएगी इनके नाम की। हर मतदान केंद्र पर एक मतदाता पेटी रहेगी और उस मतदाता पेटी के ऊपर कुछ चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका चुनाव चिन्ह होगा। ठीक, चुनाव चिन्ह के साथ साथ उनके ऊपर आप देखोगे उम्मीदवार का नाम लिखा रहेगा। यहां पर मान लेते हैं इसका चुनाव चिन्ह है, वो है ये वाला फूल, तो ये फूल रहेगा, इसका नाम रहेगा राज। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जो भी जिस क्षेत्र में इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर हिंदी, इंग्लिश या स्थानीय भाषा। मान लेते पंजाब में इलेक्शन हो रहा है तो पंजाब में इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर हिंदी, पंजाबी और उर्दू, इन 3 भाषाओं में वो होता था। सिमरन का मान लेते हैं इलेक्शन का जो है वो एक इस तरीके की डंडी है। साहिबा को मान लेते हैं कि इसका इलेक्शन का जो वो है वो एक दिया है। तो ये नाम यहां पर लिखे रहते थे इनका। ये मैं बात करूं मतदाता पेटी की, वोटर की, उसकी पर्ची की नहीं, एक बॉक्स की बात कर रहा हूं जो इनके नाम के बॉक्स बनाए जाते थे। उस बॉक्स के ऊपर इनका चुनाव चिन्ह, इनका नाम 3 भाषाओं में आप देखोगे, चुनाव का क्षेत्र, चुनाव का केंद्र, ये सारी की सारी चीजें इसमें रखे जाते थे। अब उम्मीदवार के जो ये ब्यौरे वाली एक पर्ची होती थी, ठीक है, उम्मीदवार जब कोई वोट डालने आता था ना तो इन उम्मीदवारों के पूरा एक ब्यौरा लिखे वाली एक पर्ची होती थी जिसमें का नाम, चुनाव चिन्ह वगैरह वगैरह लिखा रहता था। अब कोई लोग वोट डालने आता है तो उस कमरे में घुसता है, कमरे में जाता है तो कमरे में से वो इन तीनों में से किसी की भी वो अपनी चुन लेता है कि भैया ये मेरे को राज को वोट डालना है तो मेरे को राज वाला वो दो जिसमें राज का चुनाव चिन्ह है, राज का नाम लिखा है, वो वाली पर्ची दे दो। तो वो पर्ची इनको दे दी जाती थी। फिर वो उस पर्ची को राज के इस बॉक्स में जाकर के डाल देते थे और फिर उसके बाद इन बॉक्सों को खोल करके उनका मतगणना की जाती थी। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी, बहुत जटिल प्रक्रिया थी, मैनुअल काम होता था, मैनुअल तरीके से। और वो तो शुक्र मनाओ कि ये वाली प्रक्रिया प्रारंभ के समय में थी, जिस समय हमारी राजनीतिक नैतिकता उच्चतम स्तर पर थी। इस तरीके का ह्रास नहीं हुआ था जिस तरीके से अभी हो रखा है। अगर आज के समय में ऐसा इलेक्शन हो जाए ना तो हर इलेक्शन में धांधली के आरोप लगे, सब बोलेंगे गलत पर्ची डाल दी इसने, ये कर दिया वो कर दिया, फुल ऑन धांधली, इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे ढंग से। और उस समय की नैतिकता देखिए, कोई इलेक्शन हार जाता तो वो स्वीकार करता था कि हाँ मैं हार गया हूं, सामने वाला मेरे से ज्यादा लायक था, ज्यादा काबिल था, वो जीत गया। पहले 2 चुनाव जो है लोकसभा के भारत के अंदर ये रहा। अब शुरुआती 2 चुनाव हुए तो उसके बाद इसको चेंज किया जा गया, ठीक है। अब चेंज क्या जाने लगा, इसमें बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया, अब मतपत्र दिए जाने लगे, पर्ची दी जाने लगी, ठीक है। और उस पर्ची के ऊपर आपका जो उम्मीदवार है, ये ध्यान रखना, उम्मीदवारों के नाम लिखे रहते थे, उनका चुनाव चिन्ह जो है वो लिखे रहते थे। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर नाम हो गया और यहां पर चुनाव चिन्ह हो गया, नाम हो गया, चुनाव चिन्ह हो गया, ये नाम हो गया, ये चुनाव चिन्ह। आपको ठप्पा लगाना पड़ता था जिसके ऊपर भी हो जाना है। अच्छा इस पे जाना है तो ये लो भैया इस पे ठप्पा, इसको वोट देना है, इसको लो ठप्पा। और फिर उसको मतदान केंद्र पर जो एक मतदाता पेटी होती थी उसके अंदर डाल दिया जाना होता था। लगभग 40 सालों तक इस तरीके की व्यवस्था भारत में रही। 1990 के दशक में ईवीएम का प्रयोग भारत में बढ़ने लगा और वर्ष 2004 में जाकर के भारत में पूर्ण रूप से ईवीएम मशीन जो है उसका प्रयोग किया जाने लगा, पूर्ण रूप से।
और उसके बाद से अब जो वोटिंग होती है वो ईवीएम मशीन के माध्यम से ही वोटिंग होती है। तो मतदान के तरीके भी समय समय के साथ साथ बदलते चले गए। हालांकि आज के समय में लोग ईवीएम मशीन की हैकिंग के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, इसको भी बोल देते हैं कि हैक कर ली गई है। और उस समय देखिए जब केवल पर्ची बॉक्स में डाला जा रहा है, मैनुअली वोटिंग हो रही है, उस समय भी लोग, राजनेता लोग स्वीकार करते थे कि हाँ भैया मैं हार गया, तो मेरी इसलिए हार गया क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अधिक योग्य था। आज के समय में कोई हार जाता है तो वो अपनी हार पचा नहीं पाता है। ये एक समस्या भारत में राजनीति में अभी थोड़ी हाल फिलहाल में बढ़ गई है। अब एक नेक्स्ट लेवल की वोटिंग के ऊपर भी प्लानिंग कर रहे हैं कई सारे देश, खास करके जो बहुत बड़ी महाशक्तियां हैं, वो किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग ये कर रहे हैं कि यार वोट डालने सभी तो आते नहीं है मतदान केंद्र पर, सब लोग वोटिंग दिवस को छुट्टी का दिन मानते हैं, लेकिन मोबाइल पे सब लोग लगे रहते हैं। तो कोई एक ऐसा सिस्टम निकाला जाए कि हर कोई व्यक्ति घर से ही वोट डाल ले, कहीं जाना ना पड़े, अपने मोबाइल के माध्यम से वोट डाल ले। ऐसे सिस्टम पर भी अभी आजकल चर्चा चल रही है। हालांकि ये थोड़ी दूर की कोड़ी है, दूर की कोड़ी मतलब 40-50 साल के बाद इस तरीके की चीजों को रियलिटी में, वास्तविकता में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और कोई भरोसा नहीं जिस तरीके की डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से बहुत तेज गति से हो रहा है, आने वाले 20-25 साल के बाद भी इस तरीके की व्यवस्था कोई हो जाए। लेकिन अभी ईवीएम मशीन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। ईवीएम मशीन इस तरीके की होती है। ये पहले तरीके जो है ये मतदाता ये होते थे, इनके ऊपर आपको ठप्पा लगाना होता था। लोकसभा के तीसरे आम चुनाव में इस तरीके का बैलेट पेपर होता था, उम्मीदवार का नाम उसका निशान, उम्मीदवार का नाम उसका निशान, वो आपको ठप्पा लगाना पड़ता था। इसमें गलतियां गड़बड़ क्या होती थी कि अगर आप मान लीजिए आपको ठप्पा लगाना है यहां पर साइकिल के ऊपर, या मान लेते हैं आपको इस घर के ऊपर ठप्पा लगाना है, और आप ठप्पा लगाते टाइम आप पूरे बिल्कुल इसके बीचों बीच ना लगा करके आप इस तरीके से लग गया कि आपका ठप्पा थोड़ा सा हाथी पर आ गया और ज्यादा घर पे आ गया, तो ये वोट रिजेक्ट हो जाता था, अवैध हो जाता था। या आपने आधा इधर बाहर निकाल दिया, आधा इधर कर दिया, या स्याही ढंग से सही तरीके से नहीं लगी, आधी अधूरी सी स्याही के साथ आपने डाला, तो कई सारे वोट जो है रिजेक्ट हो जाते थे, अवैध वोट बोल दिए जाते थे। और उन अवैध वोटों के कारण बड़ी संख्या में कई उम्मीदवार जो है उनका हेरफेर हो जाता था। अवैध वोटों के कारण जीता हुआ उम्मीदवार हार जाता था, क्योंकि कई बार कुछ एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्यादा वोट मिले उसके ज्यादा वोट कैंसिल भी हो जाते थे। अब ज्यादा वोट कैंसिल हो गए तो वो हार गया। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी। कागजों का एक बहुत बड़ा वो होता था, कागज जो है ना, बड़े संख्या में कागजों की जरूरत होती थी। और कागज किससे बनते हैं? पेड़ की लकड़ी से। बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ते थे, पर्यावरण का नुकसान होता था। प्रक्रिया भी बड़ी ही जो है इस तरीके की थी, धांधली हो सकती थी। तो ईवीएम मशीनें एक बार आ गई हैं, तो ईवीएम मशीन आ जाने के बाद पर्यावरण की संरक्षा भी हो रही है, क्योंकि अब पेड़ों की कटाई नहीं करनी पड़ती, और अधिक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इलेक्शन आसानी से कंडक्ट करा लिया जाता है। और इलेक्शन की सत्यनिष्ठा या उसको बोलते हैं कि सच्चाई वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ना केवल वोटिंग मशीन के साथ साथ एक और चीज आ गई जिसको हम बोलते हैं वीवीपैट। वीवीपैट, जिसमें आपका पता भी चल जाता है कि आपने ईवीएम मशीन में जिसके सामने वोट डाला, बटन दबाया, क्या उसी को वोट मिला कि नहीं मिला, किसी और को तो वोट नहीं गिर गया। एक ऐसी मशीन सामने रख रहती है जिससे वो पर्ची निकलती है। आपने जिसको भी ईवीएम मशीन पर जिसके सामने भी वोट दबाया होगा, बटन दबाया होगा, उस उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह, ये वगैरह वगैरह सामने पर्ची पे निकल करके आ जाता है। तो इसका मतलब वोट आपका वेरीफाई हो गया, धांधली नहीं है। ये एक बहुत तरीके से हमारे मतदान की वो हुई। केवल मतदान के तरीके ही नहीं बदले, मतदान के तरीकों के साथ साथ भारत में मतदान कराने वाली संस्था और मत देने वाले लोग, उनमें भी बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आया? जैसे अगर हम बात करते हैं मतपत्र, वोट कैसे देते थे पहले है और अब वर्तमान, अगर इसमें बात कर लें, ठीक है जी। तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो मतपत्र होते थे। मतपत्र किस तरीके के? कागज का। वर्तमान में ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये हो गई। अब इसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं हम चुनाव कराने वाली संस्था, है ना, संस्था की अगर हम बात कर लें, उसमें क्या बदलाव है? बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। मूल रूप से हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो जैसे कि मूल रूप से
पहले क्या था, एक सदस्य निकाय था, ठीक है, एक सदस्यीय निकाय था। वर्तमान में कैसा है, 3 सदस्यीय निकाय है, 3 होते हैं इसके अंदर। ये बदलाव कब हुआ, सबसे पहले अगर ये बदलाव की बात करते हैं तो 1989 में हुआ। अब आप कहोगे कि सर 1989 में ही क्यों हुआ, तो उसका एक रीजन था। उसका रीजन था कि वोट की उम्र जो है कितनी होगी। तो मूल रूप से जो संविधान था उसमें वोट की उम्र 21 वर्ष थी, वर्तमान में 18 वर्ष है, ठीक है। जो ये 21 वर्ष से 18 वर्ष जो इसमें से 3 साल कम किए गए, माइनस किए गए, ये 1989 में किए गए। 1989 में आपकी वोटिंग की उम्र जो है 21 साल से घटा करके 18 वर्ष की गई। इसका एक रीजन था, इसका कारण था। इसका कारण यह था कि सरकार जो है ना, वो युवाओं को अधिक भागीदारी देना चाहती थी। उनको लगता है कि यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो वोट देने का क्रेज है, सत्ता में सुधार लाने का जो क्रेज है, देश बदलने की जो ऊर्जा है, वो युवाओं में है। तो हमें युवाओं को अधिक भागीदारी देनी होगी। तो एक झटके में 21 साल से उम्र कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यहां से हो गई 18 वर्ष। अब जब 18 वर्ष उम्र हो गई, 3 साल घटा दिए गए, एक झटके में एक ही दिन में करोड़ों मतदाता बन गए, करोड़ों मतदाता पैदा हो गए। जो आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में मतदाता बनने वाले थे, वो आज ही बन गए। इतनी बड़ी संख्या में मतदाता हो गए। तो एक मेंबर की जो बॉडी है निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा पूरे देश का इलेक्शन कराना संभव नहीं रहा। इसलिए 1989 में पहली बार इसको 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। हालांकि कुछ ही समय के बाद फिर से 1 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, लेकिन 1993 के बाद से 1993 के बाद से यहां पर 3 सदस्यीय निकाय ये परमानेंट बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यही नहीं, एक और भी बदलाव आपको देखने को मिलता है। और वो बदलाव क्या देखने को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर भी लोगों को भागीदारी दी जाती है। एक नई सरकार आ जाती है, एक नया सरकार का स्तर आ जाता है। पंचायती राज और नगर पालिकाएं, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। और उसके लिए एक अलग तरीके के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की जाती है। अब पूरे भारत में केवल एक ही निर्वाचन आयोग नहीं, पूरे भारत के इलेक्शंस के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग, और हर राज्य में स्थानीय शासन, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग भी हैं। अब स्थानीय स्तर पर महिलाओं को राजनीति में 1/3 का आरक्षण भी है। तो भारत की राजनीति में बड़े बदलाव। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं, ठीक है। जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE। इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना कोर्स से ले लिया, लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें, एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, EMI पर, बड़ी ही कम EMI पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी, वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव। जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव, ठीक है।
हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।